गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजित मैडम आज आप लोगों को परिवेश और विज्ञान का द्वितीय अध्याय हमारे चारों ओर पर्याप्त घटनाओं का चक्र के अगले भाग का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, हमने पहले कुछ घटनाओं का अध्ययन किया। अब मैं कुछ और घटनाओं का अध्ययन आप लोगों को कराऊंगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ दिया गया है मंथर और द्रुत घटना। तो मंथर घटना किसे कहते हैं? जो घटना धीरे धीरे घटती है उसे मंथर घटना कहते हैं। मंथर घटना किसे कहते हैं? जो घटना धीरे धीरे घटती है उसे मंथर घटना कहते हैं। और द्रुत घटना, जो घटना जल्दी से घटती है उसे द्रुत घटना कहते हैं। तो बच्चों, आप घर पर एक कटोरी में जल लो और उसमें चना को भिगो कर रखो। तो क्या भिगोने के साथ ही चने में अंकुर निकल आएगा? नहीं, चने में अंकुर नहीं निकलेगा। उसमें अंकुर निकलने में कुछ समय लगेगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ चने 2 दिन पहले भिगोकर रखे थे। तो ये हैं अंकुरित चने। तो चने तुरंत भीगते साथ ही इसमें से तुरंत अंकुरण नहीं निकल पाता। इसको अंकुरित होने में कुछ समय लगता है। तो बच्चे, 24 घंटे में अंकुरण इस प्रकार से हुआ। उसके बाद 36 घंटे बाद इस प्रकार का अंकुरण दिखाई दिया। तो अंकुरित होने में चने को कुछ समय लगता है। तो यह कैसी घटना है? मंथर घटना है, क्योंकि धीरे धीरे यह अंकुरित होता है। तो तुम्हारे पिताजी ने बाजार से चावल खरीदा। क्या खरीदा? चावल। तो यह चावल हमको कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? पहले हम क्या करते हैं? बीज धान को मिट्टी में लगाते हैं खेत में। फिर उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, है ना। ये देखिए, बीज धान से छोटा पौधा तैयार किया जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं? छोटा पौधा कहते हैं। तो धान के पौधों को बढ़ाने के लिए फिर उन छोटे छोटे पौधों को क्या जमीन में रोपा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बेहन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेहन। उसके बाद धान के पौधे बढ़ते हैं, उसमें कुछ फूल आते हैं। फिर उस फूल में से धान फूटता है। धान पुष्ट होकर पकता है। पके हुए धान को फिर झाड़ा जाता है। उसमें से चावल को निकाला जाता है। चावल को कैसे निकालते हैं? ढेकी या मशीन के द्वारा। फिर उस चावल को बस्ते में भरा जाता है। बस्ते में भरने के बाद चावल भरी बोरी को बाजार में लाया जाता है। इसके बाद ही हम चावल प्राप्त कर सकते हैं या तुम्हारे पिताजी चावल खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, धान की खेती वर्ष में 1 या 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 1 या 2 बार होती है। लेकिन आम के पेड़ से नन्हे पौधे से क्या आम प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। धान की खेती 2 बार होती है, तो इससे हमें क्या चावल मिल जाता है ना, 1 वर्ष में। लेकिन आम के पेड़ के पौधे से आम प्राप्त नहीं होता। जब यह नन्हा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है, 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष के बाद यह हमें फल देता है। ठीक इसी प्रकार नारियल का पेड़, इसका नन्हा पौधा हमें नारियल देता है? नहीं, इससे हमें नारियल प्राप्त नहीं होता। नारियल का पौधा जब बड़ा नारियल का पेड़ बनता है, लगभग 7 वर्ष में यह हमको नारियल का फल देता है। ठीक है। अब चावल को उबालकर जो भात बनाया गया उसको तुमने खाया। खाने के साथ साथ क्या आपको शक्ति मिल जाती है? नहीं। खाने के बाद खाना हजम होता है। फिर मांसपेशियों को शक्ति पाने में कई घंटे लग जाते हैं, है ना।
तब हमें शक्ति मिलती है। इसी प्रकार कोयले को जब हम जलाकर नष्ट कर देते हैं तो क्या उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। कोयला जलकर राख हो जाता है, लेकिन कोयले को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार जब भीगे कपड़े को एकत्रित करके रखने से सूखने में समय लगता है। क्या होता है? भीगे कपड़े को अगर हम एकत्रित करके रखेंगे तो उसको सूखने में क्या लगेगा? समय लगेगा। लेकिन एक कपड़े को फैलाकर सुखाने से वह जल्दी सूख जाता है। तो देखिए यहाँ दिया है, जो घटना जल्दी से घटती है उसे द्रुत घटना कहते हैं, और जिस घटना को घटने में अधिक समय लगता है यानी वह धीरे धीरे घटती है उसे मंथर घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? मंथर घटना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 ग्लास दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 2 ग्लास दिए हुए हैं। इन दोनों ग्लासों में पानी है। तो इस ग्लास में चीनी, 1 चम्मच चीनी को डाला गया। ठीक है, चीनी मतलब गोटी चीनी को डाल दिया गया, और दूसरे ग्लास में भी चीनी को डाला गया उसी प्रकार 1 चम्मच, और इसको घोला नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। और इस ग्लास में जो चीनी डाली गई उसको चम्मच से घोल दिया गया। तो कौन से ग्लास की चीनी जल्द घुलेगी? इस ग्लास की चीनी। और ये ग्लास की चीनी नहीं घुलेगी, धीरे धीरे घुलेगी, है ना। तो इसमें कौन सी घटना घटी? जल्दी घटी है, ये द्रुत घटना, और ये मंथर घटना है। ठीक है, अच्छा आगे करो और देखो दिया गया है, ये आप अपने आप घर में करोगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है चौक, एक बड़ा चौक है ना। चौक के टुकड़े किए गए, इसका क्या हुआ? क्षेत्रफल बढ़ गया। अब इन 2 टुकड़ों के भी टुकड़े किए गए तो इनका क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो आपने अपने घर पर या स्कूल में मिड डे मील खाना बनाते समय देखा होगा कि शाक सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसको उसी अवस्था में भी तो पकाया जा सकता था, तो ऐसा क्यों किया जाता है? सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े करने पर टुकड़ों का कुल क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ही जल्दी पक जाता है। फिर भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाने के लिए और छोटे टुकड़े करने के फलस्वरूप भोजन नली द्वारा उसे हजम करने में भी कम समय लगता है। इसी प्रकार कीटनाशक और छत्रनाशक कार्य को तीव्र गति से करने के लिए स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने पर तरल का छिद्र है जो अनेक छोटे छोटे छिद्र में टूट जाता है। तो विभिन्न रासायनिक पदार्थों को पीसकर अथवा द्रवण तैयार करके जल्दी से रासायनिक विक्रिया करने का अवसर मिलता है। तो बच्चों यहाँ एक और सारणी के साथ उदाहरण दिया गया है। देखिए ये ए ग्लास, ये बी ग्लास, इनमें क्या है? दोनों में बाथरूम साफ करने के लिए जिस एसिड को हम काम में लाते हैं उससे एक जल से युक्त द्रव्य तैयार किया गया। ठीक है, उस द्रव को इन दोनों कांच के ग्लासों में आधा आधा भर लिया गया, 2 भाग में भर लिया गया। तो ए ग्लास में क्या हुआ? देखिए किस ग्लास में क्या देख पा रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है सोच कर बताओ। तो ए ग्लास में क्या हो गया? एसिड युक्त जल है। इसमें हमने मार्बल पत्थर के टुकड़े डाले, उसमें पत्थर की एसिड के साथ रासायनिक क्रिया धीरे धीरे होती है। क्यों होती है धीरे धीरे? क्योंकि पत्थर के बहुत कम कण द्रव के संपर्क में आते हैं। ग्लास बी में क्या डाला? पाउडर डाला, मार्बल पत्थर का पाउडर डाला गया। उसमें पत्थर की एसिड से रासायनिक क्रिया तीव्र गति से होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाउडर के रूप में पत्थर के अधिक से अधिक कण द्रव के संपर्क में
आ जाते हैं। तो बच्चों इस सारणी में देखिए, तो ए वाले क्लास में धीमी गति से क्रिया होती है और बी वाले क्लास में तीव्र गति से। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस सारणी में। देखिए यहाँ कौन सी द्रुत घटना है, कौन सी मंथर घटना है, देखते हैं। प्यूपा से तितली होना, मंथर घटना। टेडपोल से टोड होना, मंथर घटना। आम की मंजरी से आम होना, मंथर घटना। उबलते हुए दूध में नींबू का रस मिलाने पर छेना का बनना, द्रुत घटना। बादलों में बिजली चमकना, द्रुत घटना। तो बच्चों अब हम रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की विशेषता की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक कागज के टुकड़े को 4 भाग में भाग किया तो हमें क्या मिला? कागज के छोटे छोटे 4 टुकड़े हो गए। कागज के टुकड़े देखने में कैसे थे? सफ़ेद। किसी एक टुकड़े को सावधानी से आग से जलाओ, क्या मिलेगा? कागज का रंग बदल जाएगा। अब कागज में क्या परिवर्तन हुआ? कागज का रंग काला हो गया। कैसा हो गया? काला हो गया। कागज से जो राख मिली उससे फिर से क्या कागज वापस पा सकते हो? नहीं, कागज वापस नहीं पा सकते। तो बच्चों देखिए यहाँ जिस घटना में मूल पदार्थ को पुनः वापस पा सकते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन जहाँ उसकी मूल संरचनाएं, गुण और वैशिष्ट्य बदल जाते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। देखिए विभिन्न घटनाओं से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के वैशिष्ट्य के तुलनात्मक रूप से यहाँ आपको सब बात स्पष्ट हो जाएगी समझने में। देखिए ये भौतिक परिवर्तन और ये है रासायनिक परिवर्तन। पहला, जल उबलने पर भाप में बदल जाता है, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जल में चावल को उबालकर भात पकता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जल से वाष्प होने से कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता। चावल से भात होने पर इससे स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जल वाष्प को ठंडा करने पर फिर से जल मिल जाता है। भात से किसी भी प्रकार से चावल प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर से इस प्रकार परिवर्तन के कारण को हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन का कारण हटा देने से मूल पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन उभयमुखी घटना है। रासायनिक परिवर्तन साधारणतः एकमुखी घटना है। देखिए यहाँ ये मिट्टी का बर्तन दिखाया गया है। ये मिट्टी का बर्तन है। यहाँ व्यक्ति हथौड़े से इसको तोड़ रहा है। तोड़ने के बाद पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह किस प्रकार की घटना है? एकमुखी या उभयमुखी? कौन सी है? एकमुखी ना। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए यह सारणी दी गई हुई है, यहाँ इसे हमें भरना है। कौन सा भौतिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से चुनकर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी जलाना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे से चुम्बक बनाना, भौतिक परिवर्तन। बल्ब जलाना, भौतिक परिवर्तन। दूध से दही तैयार करना, रासायनिक परिवर्तन। काले बालों का पककर सादा होना, रासायनिक परिवर्तन। खाने की नली में खाने का हजम होना,
रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, पेड़ के पत्तों का रंग बदलना, रासायनिक परिवर्तन। कपूर का उड़ जाना, रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं। देखिए, उभयमुखी भौतिक परिवर्तन तथा एकमुखी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हैं? देखिए, जल से वाष्प बनाना, जल में चीनी और नमक का घुल जाना, लोहा और दूसरी धातु को गर्म करना, यह सब क्या है? उभयमुखी भौतिक परिवर्तन। क्या है? उभयमुखी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कांच से बनी हुई चीज के टुकड़े हो जाने पर पुनः उसे उसी अवस्था में नहीं पाया जा सकता। कांच से बनी हुई चीज के टुकड़े हो जाने पर गेहूं से आटा बनना, आटे से गेहूं नहीं बन सकता। तो यह सब एकमुखी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं परिवर्तन और शक्ति की ओर। देखो, पानी में चावल को उबालकर ही भात बनाया जाता है, बनता है ना? तो हाँ, तो यह किस प्रकार की क्रिया है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यदि पानी को ताप नहीं मिलेगा तो भात भी नहीं बनेगा, है ना? ताप मिलने से ही भात बनता है। इसलिए चावल से भात बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे हमें ताप की जरूरत पड़ती है। कपड़ों में रखी हुई नेपथलीन की गोली ताप के कारण ही धीरे धीरे छोटी हो जाती है। यानी साधारण ताप से ही नेपथलीन की गोलियां गायब हो जाती हैं। लेकिन खुली जगह पर ना रखकर एक ढके हुए बर्तन में यदि नेपथलीन को ताप पहुंचाया जाए तब क्या होगा? नेपथलीन शीघ्र ही ताप के कारण वाष्प में बदल जाएगी, लेकिन बर्तन के ऊपरी हिस्सों के ठंडे भाग में पुनः उसे जमते हुए देखा जा सकता है। तब बंद बर्तन में नेपथलीन का वाष्प बनना, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का? भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। खुली हवा में लकड़ी पड़ी हुई है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आग तो नहीं जला सकते। कैसे जलाएंगे? आग लगाने के लिए लकड़ी को तापमान देने की जरूरत पड़ती है। फिर लकड़ी जलकर ताप बनता है, उसके बाद धीरे धीरे वो राख बन जाती है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है ना? तो रासायनिक परिवर्तन, जहाँ ताप उत्पन्न होता है वहीं रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, यहाँ ताप को छोड़कर क्या दूसरी किसी शक्ति के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर बहुतों ने बिजली को गिरते हुए देखा या सुना है। जरूर देखा या सुना होगा आप लोगों ने भी। तो बिजली के गिरने से कितना कुछ घट सकता है यह आपको पता है। देखो, बिजली गिरने से आग से पेड़ झुलस सकते हैं। उसकी आग से क्या होता है? पेड़ झुलस सकते हैं। पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों की मृत्यु हो सकती है। उसकी कड़कती ध्वनि से क्या हो सकता है? कड़कती ध्वनि से घर में लगी खिड़कियों के कांच टूट सकते हैं। और आसपास कहीं बिजली गिरने से या विद्युत के प्रचंड प्रभाव से घर के बिजली से चलने वाले यंत्र जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सब खराब हो सकते हैं। तो अन्य की शक्ति के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है देखते हैं इस सारणी में। देखिए, कार्यप्रणाली दी गई है यहाँ पर। पौधे अपने भाग द्वारा स्वयं आहार तैयार करते हैं, है ना? ये सब हम जानते हैं। तो आहार तैयार करने के लिए पौधे को किस शक्ति की जरूरत पड़ती है? ताप ऊर्जा की। तो यह ताप ऊर्जा
पौधों को प्रकृति में कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। पौधे द्वारा तैयार भोजन ताप शक्ति रासायनिक शक्ति में बदलकर आबद्ध हो रहता है, जो हमें और अन्य प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करता है। पौधे का यह भोजन तैयार करना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तब आप क्या देखोगे कि जो देखा गया ताप है उस ताप शक्ति के द्वारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। एक और कार्य प्रणाली देखिए, जल किन किन अणुओं से मिलकर बनता है? किन किन अणुओं से मिलकर बनता है? क्या आप जानते हो? नहीं तो देखिए यहाँ दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है। किससे किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जल तरल पदार्थ है। क्यों? क्योंकि गैस का कोई निश्चित आयतन या आकार नहीं होता, जबकि जल का निश्चित आयतन होता है। सामान्य खाने वाला नमक मिले जल से ऑक्सीजन हम पाते हैं। यह घटना इसलिए रासायनिक शक्ति के प्रमाण से रासायनिक परिवर्तन की घटना है। तो बच्चों, कभी कभी बहुत आनंद होने पर या किसी उत्सव के समय हम लोग क्या करते हैं? पटाखे छोड़ते हैं ना। तो पटाखे छोड़ने से क्या होता है? तो इसके लिए भी हमें आग या ताप की जरूरत पड़ती है। तो जब ये पटाखे जलते हैं ताप पाने पर क्या हो जाता है? इसका स्वरूप बदल जाता है। दोबारा हम उसे उस स्वरूप में नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की और भी घटनाएं हैं। तो भौतिक और रासायनिक घटना जो घटती है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की घटना होने के लिए इस प्रकार की किसी न किसी की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की घटना होने के लिए किसी न किसी प्रकार की शक्ति लगती है। तो यहाँ ये कार्यप्रणाली दी गई है। देखिए, देखते हैं इस कार्यप्रणाली को। जल से वाष्प बनता है। ठीक है, तो जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया में कौन सी शक्ति लगती है? ताप ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार घर के पास के तालाब या नदी के जल से वाष्प बनने से जो ताप लगता है उसका स्रोत कहाँ है? सूर्य। कहाँ है उसका स्रोत? सूर्य में। तो वायु में जो जल वाष्प उपादान के रूप में रहती है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तालाब, झील, नदी, नाले, ये सब है। शीतकाल में जिस जल को घास और पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदों के रूप में देखते हैं, यह ओस की बूंदें या जल कहाँ से आता है? वायु में छोटे छोटे जल कण जुड़े हुए रहते हैं जो ओस की तैयारी करते हैं। सर्दी की रात में वायु के ठंडी होने पर वायु में पाई जाने वाली जल वाष्प घनीभूत हो जाती है और जल की बूंदों की सृष्टि होती है। वही जल की बूंदें जब पेड़ के पत्तों, टीन की छप्पर तथा चबूतरे पर जमा होती है तब हम कहते हैं क्या? शीत पड़ रही है, यानी ओस पड़ रही है। सर्दी के दिनों में ओस जमती है, गर्मी के दिनों में वो नहीं जमती। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में वातावरण, वायुमंडल गर्म रहता है। तो देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की कुछ घटनाएं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, तुम्हारे पिताजी यदि बाजार से कुछ मांस खरीद कर लाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपकी माँ सिल के ऊपर कुछ मसालों को पीसती है। तो मांस में नमक और मसाले अच्छी तरह से मिलाकर कुछ समय के लिए
छोड़ दिया जाता है। तो क्या देखोगे कुछ देर बाद मांस ने पानी छोड़ दिया है और मसाले का रंग और गंध दोनों मसाले में घुल गई है। तो यहाँ कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? ठीक है। और खाना बनाते समय भी कौन सी सब्जी पानी छोड़ देती है? तो ये जो यहाँ हमें कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, दोबारा तो हम यह परिवर्तन नहीं देख सकते, है ना। तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। खाना बनाते समय भी बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं, है ना। तो इस प्रकार की कौन कौन सी सब्जियां हैं? पालक, है ना, पत्ते वाली सब्जियां पानी छोड़ती हैं। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ऊष्मा के प्रभाव से वस्तुओं में प्रसार होता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऊष्मा के प्रभाव से वस्तुओं में प्रसार होता है कैसे? देखिए, एक बोतल के मुंह में धातु से तैयार एक ढक्कन बैठ गया तो तुम उसे कैसे निकालोगे? बोतल के ढक्कन वाले हिस्से को आग के पास ले जाएंगे और उसे गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा? धातु का ढक्कन आकार में थोड़ा सा फैलकर बाहर निकल जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, बैलगाड़ी के चक्के में लोहे की बेड़ी फिट करते समय पहले बेड़ी को गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लकड़ी से बने चक्के पर उस बेड़ी को सही जगह पर फिट कर दिया जाता है। ठंडा होने पर वह बेड़ी चक्के पर सही जगह पर अटक जाती है। ठीक है। देखिए एक और उदाहरण, रेलगाड़ी की लाइन के बने जोड़ को आप देखते हो तो हर पटरी के बीच बीच में जोड़ होता है। तो जोड़ के बीच में कुछ फांक देखी जाती है। तो वो फांक होने का क्या कारण है उसमें, पता है? देखिए, धूप की गर्मी या रेल के चलने के कारण पटरी में गर्मी पैदा हो जाती है। तो गर्मी पैदा होने से लोहा गर्म होने से प्रसारित होता है ना। तो उसका आकार बढ़ जाएगा। यदि उसे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो रेल पटरी का क्या होगा? रेल पटरी टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए बढ़ी हुई पटरी के लिए पहले से ही वहाँ पटरी के बीच में फांक छोड़ दी जाती है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये सब किस प्रकार के परिवर्तन है? ऊष्मा में प्रसार के उस भौतिक परिवर्तन। आप देखिए, शहर में जो पानी भेजा जाता है उसमें कुछ कुछ गंध महसूस होती है। तो यह गंध किसके कारण होती है? पानी में हैलोजन टैबलेट घोलकर रख देने से जल के जीवाणु मर जाते हैं और जीवाणु मरने वाला रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कारण जल में आर्सेनिक के यौगिक होने से भी मनुष्य के हाथ पैर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो यह एक प्रकार की कठिन और निरंतर रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक आलू है। इस आलू के दो हिस्से कर दिए गए। कटे हुए भाग का रंग देखिए कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो आलू को काटने से क्या देखा आपने? आलू के कटे हुए आंतरिक भाग का यानी अंदर के भाग का रंग जो है वो बदल गया। और ऐसा क्यों हुआ? वायु के संपर्क में आने के कारण कटे हुए भाग में रासायनिक परिवर्तन हो गया और उसका रंग बादामी हो गया। ठीक है। देखिए, किसी किसी क्षेत्र में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक साथ हो सकता है। कैसे? मोमबत्ती को जलाने पर मोम जब जल जाता है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। वैसे ही मोम गल भी जाती है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पौधे में गोंद जम जाने पर उसे निकालकर गोंद या घुनी बनाते हैं।
इस क्षेत्र में हवा, जलीय वाष्प और ऑक्सीजन के स्पर्श से पौधे में गोंद का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? इस क्षेत्र में हवा, जलीय वाष्प और ऑक्सीजन के स्पर्श से पौधे में गोंद का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। पाइन, यूकलिप्टस पेड़ के पत्ते जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो इन सब पदार्थों के कारण ही इन पेड़ों के आसपास घास पैदा होने में समय लगता है। ठीक है। प्राणी के मलमूत्र अथवा जीव के शरीर के हिस्सों को जीवाणु रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही और सरल रूप में तोड़कर प्रकृति में मिला देता है। लेकिन जीवाणु कटे हुए फल में रासायनिक परिवर्तन करके वंश वृद्धि करते हैं। फिर कटे हुए फल में रोग के जीवाणु मक्खी आकर बैठती है। उससे क्या होता है? कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं कि अधिक समय तक कटे हुए फल को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। देखिए, कपड़ों में लगे दाग को हटाने के लिए नींबू का रस लगाते हैं, यह हम सभी जानते हैं। घर के बेसिन तथा फर्श में लगे दाग को मिटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? क्या एसिड युक्त द्रव का प्रयोग किया जाता है ताकि जल्द ही दाग हट जाए। यह घटना किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक। सर्दी के दिनों में शरीर, हाथ पैर की त्वचा फट जाती है, होंठ फट जाते हैं। क्यों फटते हैं? हवा शुष्क होने के कारण। ठीक है। तो देखिए, विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन के समय कौन कौन से संक्रामक रोग हो सकते हैं? कौन कौन से यहाँ दिए हैं और इस सारणी में देखिए इनको अलग अलग लिखा गया है। गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में, सर्दी के दिनों में, बसंत के दिनों में। पेट का खराब होना, सर्दी, खांसी, चेचक, मलेरिया, डेंगू इत्यादि। तो गर्मी के दिन में चेचक, पेट का खराब होना। बरसात के दिन में कौन सी बीमारी होती है? रोग होते हैं? पेट का खराब होना, मलेरिया, डेंगू। सर्दी के दिनों में सर्दी, खांसी। बसंत के दिनों में चेचक। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? मौसम के कारण विभिन्न समय में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हमारे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये परिवर्तन देखा जाता है और ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर सारणी दी गई है, इसमें घटना दिखाई गई है। इस घटना में आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या अनुभव किया और क्यों ऐसा हुआ, यह आपको बताना है। तो क में देखिए, अपने नाक के पास एक उंगली ले जाकर जोर से सांस छोड़ो। तो क्या करोगे? अपने नाक के पास एक अंगुली ले जाकर जोर से सांस छोड़ो। क्या होगा? गर्म हवा नाक से बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है? भोजन के पचने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ख नंबर, एक खाली कांच के गिलास को हाथ में ले। क्या बोला गया? एक खाली कांच के गिलास को हाथ में लो। ये देखिए, एक खाली गिलास को हाथ में लिया है और मुंह से हा करके जोर से सांस छोड़ो। तो क्या देखोगे आप? गिलास की दीवार धुंधली हो जाती है। कैसी हो जाती है? गिलास की दीवार धुंधली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? श्वास छोड़ने पर गर्म जल वाष्प गिलास की ठंडी दीवार के संपर्क में आने पर संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। देखिए, हमारे शरीर के किसी भाग के टूट जाने पर मल मूत्र का स्वाभाविक रंग का बदलना, भोजन हजम करना, दांत पर दाग पड़ना, आँख में जलन होना, यह सारी घटनाएं तरह तरह के रासायनिक परिवर्तन के कारण होती हैं। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों? तो आप देखिए, कुछ घटनाएं यहाँ दी गई हैं, तो
कैसी घटना है ये आपको यहाँ लिखकर बताना है। देखिए, पेड़ का कच्चा फल पक गया। एकमुखी घटना, प्राकृतिक, रासायनिक। प्यूपा से तितली होना, एकमुखी, प्राकृतिक, रासायनिक। फुटबॉल को पंप से हवा भरी गई, उभयमुखी, मनुष्य निर्मित, भौतिक। मोमबत्ती को जलाया गया, उभयमुखी, मनुष्य निर्मित, भौतिक। वनस्पतियों से कोयला का बनना, एकमुखी, प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक, दोनों दिया यहाँ पर। तो शरीर के किसी टूटे हुए हिस्से को एक्सरे प्लेट में लिया गया, एकमुखी, मनुष्य निर्मित, रासायनिक। दूध से छेना निकाला गया, एकमुखी, मनुष्य निर्मित, भौतिक। मक्खन को पिघलाया गया, एकमुखी, मनुष्य निर्मित, रासायनिक। एप्पल के पेड़ के पत्ते का रंग बदल गया, एकमुखी, प्राकृतिक, रासायनिक। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।